हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस वीडियो में मैं आपके कोर्स में जितने भी एप्लीकेबिलिटी लिमिट्स हैं वो सारे लिमिट्स यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। सो ये वीडियो समराइज्ड लॉ सीरीज का सेकंड वीडियो है, जिसमें अगर आपके कोर्स में किसी भी सेक्शन में कोई भी एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारे क्राइटेरिया हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक देखा है तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इन लिमिट्स पे कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चन में मार्क्स लूज नहीं करने तब कोई लिमिट्स याद करनी पड़ेगी। अब सर ये लिमिट्स कैसे याद करें? तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था, आपको इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। जितनी बार आप इसको रिवाइज करोगे उतना ही आपको ये लिमिट्स रिटेन होगी। अब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कैसे करें? तो सबसे पहला आप ये पीडीएफ डाउनलोड करो टेलीग्राम चैनल से। इस पीडीएफ को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो और इस वीडियो को भी मल्टीपल टाइम्स देखो। जब आपका कोर्स खत्म हो रहा है तब आपको देखना है, रिवीजन 1 के टाइम पे देखना है, रिवीजन 2 के टाइम पे देखना है, रिवीजन 3 के टाइम पे भी देखना है। एंड इवन जिस दिन आपका एग्जाम है उस एग्जाम वाले डे पे जो 2 बजे के पहले वाला टाइम रहता है ना, ट्राई करो उसमें भी एक बार आप ये वीडियो देख के चल जाओ, ताकि आप लिमिट्स वाली सारी चीजों में कॉन्फिडेंट रहो और लिमिट में कहीं पे भी एक भी मार्क्स लूज ना करो। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी एप्लीकेबिलिटी लिमिट्स की समरी से। तो सबसे पहला केस है चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी से, और उसमें भी कौन सा सेक्शन? सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन कौन सी कंपनी पे अप्लाई करते हैं। तो हमको पता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन हर उस कंपनी पे अप्लाई करते हैं जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, भले ही कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या फिर अगर इंडिया में इससे पहले कोई भी कंपनी लॉ रहा है, अगर उसके अंदर भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ना, तो उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 के सारे प्रोविजन अप्लाई कर जाएंगे। सर इसके अलावा और किस कंपनी पे कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन अप्लाई करते हैं? तो सर स्पेशल एक्ट कंपनी भी अप्लाई करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी एक स्पेशल एक्ट कंपनी है। अब सर बैंकिंग कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 भी रेगुलेट करेगा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी रेगुलेट करेगा। बिल्कुल सर, दोनों रेगुलेट करेंगे। बट सर अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि इनकंसिस्टेंट है इन दोनों एक्ट के बीच में, तो फिर किसकी बात मानेगी बैंकिंग कंपनी? तो वहां पे बोला है उस केस में आप आपके स्पेशल एक्ट की बात मान लेना, यानी उस स्पेसिफिक प्रोविजन के लिए जो कि इनकंसिस्टेंट है स्पेशल एक्ट से, उसके लिए अगर आप कंपनीज एक्ट की बात नहीं मान रहे हो तो चलेगा। बट उसके अलावा जितने भी प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में, हर प्रोविजन से आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, यानी स्पेशल एक्ट कंपनीज आपको कंप्लाई करना है एक्सेप्ट वो प्रोविजंस जो कि इनकंसिस्टेंट है उस स्पेशल एक्ट से। सर इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस और किस पे अप्लाई करेंगे? हर उस बॉडी कॉर्पोरेट पे जिसको सीजी ने नोटिफाई करा। अब सर नेक्स्ट केस कौन सा है? तो नेक्स्ट केस है चैप्टर नंबर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज का। अब सर इस केस को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे को बताओ, क्या पब्लिक से डिपॉजिट कोई भी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है क्या? नहीं सर, हमको पता है कि हर कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। केवल और केवल एक एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अब सर ये एलिजिबल कंपनी कौन होती है? तो एलिजिबल कंपनी मतलब ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका या फिर तो नेटवर्थ 100 करोड़ एफए से ज्यादा है या फिर टर्नओवर 500 करोड़ एफए से ज्यादा है। यानी इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन मीट कर गई ना, तो उस केस में हम उसको क्या बोल देंगे? एलिजिबल कंपनी। और वो जो एलिजिबल कंपनी है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर पाएगी। अब सर नेक्स्ट केस कौन सा है? तो नेक्स्ट केस है चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन 108 वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस का। अब यहाँ पे क्या बता रखा है? यहाँ पे बता रखा है कि कौन सी ऐसी कंपनीज इनको मैंडेटरीली वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने मेंबर्स को। कौन कौन सी कंपनीज है? सबसे पहला ऐसी कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है, और उसके अलावा ऐसी कंपनी जिसमें 1000 या फिर उससे ज्यादा मेंबर्स हैं। यानी अगर कोई ऐसी कंपनी जिसके भले इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है बट अगर उसमें 1000 या फिर उससे ज्यादा मेंबर्स हैं, तो उस केस में उस कंपनी को भी मैंडेटरीली फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने मेंबर्स को वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस की। या फिर अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है बट भले ही उसमें 1000 से कम मेंबर्स हो, तो भी उसको यहाँ पे वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और है, अगर इनमें से एक भी कंडीशन मीट हो गई तो उस केस में आपको यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बट एक कंपनी से एग्जेम्प्टेड है, यानी अगर वो इन कंडीशन से मीट भी कर गई ना, तो भी यहाँ पे निधि कंपनी को कभी भी मैंडेटरी जरूरत नहीं है वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस प्रोवाइड करने की। अगर निधि कंपनी खुद से चाहे तो वो प्रोवाइड कर सकती है, बट उसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि उसको वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस प्रोवाइड करना ही करना पड़ेगा। वो निधि कंपनी के ऊपर है कि उसको प्रोवाइड करना है या फिर नहीं करना है। अब सर नेक्स्ट केस कौन सा है? तो नेक्स्ट केस है चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में सेक्शन 129 में हमने एक प्रोविजन पढ़ा था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब सर आप सबसे पहले बताओ कि सीएफएस कौन सी कंपनी को बनाने पड़ते हैं? तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी सब्सिडरी है या फिर एसोसिएट है या फिर जॉइंट वेंचर है, तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। बट कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन दे रखा है कि अगर आप ये कंडीशंस मीट कर जाते हो तो आपको सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर कौन सी कंपनीज हैं? ऐसी कंपनी जो कि तीनों की तीनों कंडीशन, जो हम 3 कंडीशन अभी पढ़ने वाले ना, वो तीनों की तीनों कंडीशन अगर मीट कर रही है तो उस केस में उसको सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। सबसे पहली कंडीशन क्या है
कि उस कंपनी की कोई अल्टीमेट या फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है जो कि सीएफएस फाइल कर रही है आरओसी के साथ में एज पर एप्लीकेबल ईयर। सबसे पहली कंडीशन क्या कि जो होल्डिंग कंपनी उस कंपनी की वो सीएफएस फाइल कर रही है आरओसी के साथ में एज पर एप्लीकेबल ईयर। तो अगर कोई इसकी होल्डिंग कंपनी है तो वो सब्सिडरी कंपनी है। अब ये सब्सिडरी कंपनी अगर होली सब्सिडरी कंपनी है यानी 100% इसको होल्डिंग कंपनी ही ओन करती है, यानी अगर ये होली ओन सब्सिडरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर ये पार्शली ओन सब्सिडरी है यानी होल्डिंग कंपनी भी उसमें होल्ड करती है और दूसरे लोग भी उसमें होल्ड करते हैं, तो होल्डिंग कंपनी के अलावा जितने भी मेंबर्स है ना, आपको कंपनी उन मेंबर्स को इंटीमेट करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे सीएफएस नहीं बनाने वाले हो। और आपने जब इंटीमेट करा तो उसका आपके पास में प्रूफ ऑफ डिलीवरी अवेलेबल होना चाहिए। और उसके अलावा वो जिन मेंबर्स को आपने इंटीमेट करा है उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे सीएफएस नहीं बना रहे हो। और थर्ड कंडीशन क्या है कि कंपनी आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड भी नहीं होनी चाहिए और ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होनी चाहिए, ना तो लिस्टेड होनी चाहिए और ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होनी चाहिए। अगर आप ये तीनों कंडीशन मीट करोगे तो उस केस में आपको सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, भले ही आपकी सब्सिडरी एसोसिएट है फिर जॉइंट वेंचर है तो भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सर नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस भी है चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के सेक्शन 137 का। अब सर यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हमने कुछ कंपनीज बता रखी है कि इन कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स एक्सबीआरएल फॉर्मेट में बनाने। अब सर सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि एक्सबीआरएल का फॉर्म क्या है? तो इसका फॉर्म हमको पता है कि ई फॉर्म एओसी 4 एक्सबीआरएल है, जो कि हमको याद भी करना है। अब सर इस ई फॉर्म एओसी 4 एक्सबीआरएल में कौन सी कंपनीज को बोला हुआ है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे? सबसे पहला लिस्टेड कंपनी और उसकी जितनी भी इंडियन सब्सिडरीज है सबको एक्सबीआरएल फॉर्मेट में ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। सर उसके अलावा कौन सी कंपनी है, या फिर अगर कोई कंपनी ऐसी जो कि भले ही लिस्टेड कंपनी नहीं हो बट उस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उसको एक्सबीआरएल बनाने पड़ेंगे, या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस के अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं। यानी इन चारों में से अगर आप कोई भी एक कंडीशन मीट कर रहे हो तो उस केस में आपको एक्सबीआरएल फॉर्मेट में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। बट अगर कोई ऐसी कंपनी जो भले इन कंडीशन से मीट कर रही है बट वो एनबीएफसी है या फिर एचएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, या फिर वो कंपनी एंगेज्ड है बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस बिजनेस में, तो उस केस में वो एग्जेम्प्टेड है, यानी उनके ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक्सबीआरएल फॉर्मेट में ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, उनके ऊपर मैंडेटरी नहीं। अब सर नेक्स्ट केस कहाँ से है? तो नेक्स्ट केस भी आपका चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी से, और उसमें हमने देखा था एक सेक्शन 132, उसमें हमने क्या देखा था? एनएफआरए के बारे में। तो अभी जो एनएफआरए वाला सेक्शन है ये कौन सी कंपनीज के ऊपर अप्लाई करता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है भले ही इंडिया में भले ही इंडिया के बाहर, उन कंपनीज के ऊपर यहाँ पे एनएफआरए अप्लाई कर जाएगा। सेकंड कौन सी कंपनी? ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग पेड अप कैपिटल 500 करोड़ एफ से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ एफ से ज्यादा है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर एंड डिपॉजिट यानी तीनों मिला के 500 करोड़ एफ से ज्यादा है। इन तीनों में से अगर आप एक भी कंडीशन मीट कर जाते हो तो उस केस में वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर भी एनएफआरए अप्लाई कर जाएगा। नेक्स्ट कौन सी कंपनी है? अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है या फिर बैंकिंग कंपनी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, यानी इन शॉर्ट हम बोल दें अगर कोई भी स्पेशल एक कंपनी है तो उसके ऊपर भी एनएफआरए अप्लाई करेगा। अब सर उसके अलावा अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है और उस बॉडी कॉर्पोरेट का इनकम या फिर नेटवर्थ कंपनी के कंसोलिडेटेड इनकम या फिर नेटवर्थ से के 20% से ज्यादा है, यहाँ पे 20% के बराबर नहीं बोला, 20% से ज्यादा है, और जो बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है ना वो या फिर तो सब्सिडरी होनी चाहिए या फिर एसोसिएट होनी चाहिए ऐसी इंडियन कंपनी की जिसके ऊपर एनएफआरए अप्लाई करता है। एक बार इस पॉइंट को हम वापस से रिपीट करते हैं। सबसे पहला ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है जो कि या फिर तो सब्सिडरी है या फिर एसोसिएट है किसी ऐसी इंडियन कंपनी की जिसके ऊपर एनएफआरए अप्लाई करता है। अब ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर उसका इनकम या फिर नेटवर्थ इंडियन कंपनी जिसके ऊपर एनएफआरए अप्लाई कर रहा है उसकी कंसोलिडेटेड इनकम या फिर नेटवर्थ के 20% से ज्यादा है, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के ऊपर भी एनएफआरए अप्लाई कर जाएगा। सर और किसके ऊपर एनएफआरए अप्लाई करेगा? तो कोई भी और पर्सन जिसको सीजी ने रेफर करा है पब्लिक इंटरेस्ट में उसके ऊपर भी यहाँ पे एनएफआरए अप्लाई कर जाएगा। अब सर नेक्स्ट केस भी है चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के सेक्शन 135 का। सेक्शन 135 हमने किसका पढ़ा था? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर का। अब सीएसआर कौन सी कंपनीज के ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी सीएसआर कमेटी कौन सी कंपनी को बनाना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ एफ से ज्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 करोड़ एफ से ज्यादा है, कब? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में उसको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी। बट सर अगर वो जो कंपनी है वो कोई फॉरेन कंपनी हो जिसकी इंडिया में ब्रांच है
तो उसको भी सीएसआर करना पड़ता है क्या, उसको भी सीएसआर कमेटी बनानी पड़ती है क्या? बिल्कुल सर, कोई भी कंपनी भले ही वो फॉरेन कंपनी हो जिसकी इंडिया में ब्रांच है, उसको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर से ज्यादा रहा है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर से ज्यादा रहा है, या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 5 करोड़ या फिर से ज्यादा है। अब सर सीएसआर कमेटी में कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ते हैं? तो हमको पता है कि सीएसआर कमेटी में 3 डायरेक्टर अपॉइंट करने होते हैं कंपनी को, और उसमें से भी एक कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे उस लिमिट के लिए कुछ एक्सेप्शन दे रखी। क्या बोला हुआ है? अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना रिक्वायर्ड ही नहीं है, जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना रिक्वायर्ड ही नहीं है, तब हमको तो वैसे पता है कि 3 डायरेक्टर अपॉइंट करने होते हैं, उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो अब ये कंपनी के अलग से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करके फिर इसमें अपॉइंट करेगा? तो यहाँ बोला ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर कंपनी आपके सीएसआर कमेटी में 2 या फिर उससे ज्यादा डायरेक्टर होंगे ना, विदाउट एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो भी हमको चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट केस है प्राइवेट कंपनी का। अगर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसमें केवल और केवल 2 डायरेक्टर है, हमको पता है कि मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए किसी प्राइवेट कंपनी में, और उस प्राइवेट कंपनी में 2 ही डायरेक्टर है, तो उस केस में वो 3 डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करेगी सीएसआर कमेटी में? तो यहाँ पे बोला प्राइवेट कंपनी जिसमें केवल 2 डायरेक्टर है, आप अगर उन 2 डायरेक्टरों को सीएसआर कमेटी में अपॉइंट कर दोगे तो हम मान लेंगे आपने कंडीशन फुलफिल कर दी है, आपको 3 डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट केस क्या है? फॉरेन कंपनी का। अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उसकी सीएसआर कमेटी में केवल और केवल 2 लोग होंगे। कौन 2 लोग होंगे? एक तो वो पर्सन जिसको कंपनी ने ऑथोराइज करा है उसके बिहाफ पे नोटिस एक्सेप्ट करने के लिए, और दूसरा पर्सन कौन नॉमिनेट करेगा? दूसरा पर्सन नॉमिनेट करेगी फॉरेन कंपनी। यानी 2 लोग होंगे फॉरेन कंपनी के केस में, 2 ही लोग होंगे ऐसी प्राइवेट कंपनी केस में जिसमें 2 ही डायरेक्टर हैं, और 2 ही डायरेक्टर 2 या फिर से ज्यादा डायरेक्टर होंगे ऐसी कंपनी केस में जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना रिक्वायर्ड नहीं है। अब सर नेक्स्ट केस भी है आपका चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी से। अब उसमें हमने एक सेक्शन 138 देखा था जिसमें हमने देखा था इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट। तो अभी जो इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट है वो कौन सी कंपनीज के ऊपर अप्लाई करती है? तो सबसे पहला तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर, उसके अलावा ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर जिसका या फिर तो टर्नओवर 200 करोड़ या फिर उससे ज्यादा रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, या फिर लोन बोरोइंग बैंक या फिर पीएफआई से आउटस्टैंडिंग रहे हैं एक्सीडिंग 100 करोड़, यानी 100 करोड़ से ज्यादा। सर किस टाइम पे? उस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट पे क्या? नहीं सर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे क्या बोला है? अगर कोई ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसके आउटस्टैंडिंग लोन या फिर बोरिंग बैंक या फिर पीएफआई से 100 करोड़ से ज्यादा रहे हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में उसके ऊपर भी इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट अप्लाई कर जाएगी। अब सर ये एट एनी टाइम पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, एक बार आप इसके लिए प्लीज रिवीजन वीडियो देख लेना, आपको वहां पे एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे एट एनी टाइम का सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट केस क्या है? अगर कोई ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उस केस में उसके ऊपर भी इंटरनल ऑडिट अप्लाई कर जाएगा। या फिर कोई ऐसी कंपनी है जिसका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या फिर उससे ज्यादा रहा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर भी यहाँ पे इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट अप्लाई कर जाएगी। और सर इसको हमने याद कैसे किया था? तो लिस्टेड कंपनी को याद है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में ये 200 करोड़ आएगा पहले, उसके बाद में उसका हाफ 100, उसके बाद में उसका हाफ 50, उसके बाद में उसका हाफ 25। बट सर हमको कैसे याद रहेगा कि पहले टर्नओवर है, फिर लोन है, फिर पेड अप शेयर कैपिटल और फिर डिपॉजिट है? तो इसको हमने याद किया था तल पड़े से। टी से आपका आ गया टर्नओवर, एल से आपका आ गया लोन, पी से आपका आ गया पेड अप शेयर कैपिटल और डी से आ गया डिपॉजिट। तो आपको कैसे याद करना है? तल पड़े 216 ऐसे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट अप्लाई कर जाएगी, और एट एनी टाइम केवल और इसमें ही है, एक तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट में और एक आउटस्टैंडिंग लोन या फिर बोरिंग। अब यहाँ पे ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि टी और एल वाली कंडीशन से मीट कर जाती है, उसके ऊपर भी इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट अप्लाई कर जाएगी। यानी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या फिर से ज्यादा रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन या फिर बोरिंग बैंक या फिर पीएफआई से एक्सीड कर रहे हैं 100 करोड़ से एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसके ऊपर भी इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट अप्लाई कर जाएगी। अब सर नेक्स्ट केस है चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर में सेक्शन 177 कंपनीज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। सर वैसे तो हमारे कोर्स में सेक्शन 148 तक ही है, बट क्योंकि सेक्शन 177 पे आपके क्वेश्चन भी आए हुए हैं और आपकी बुक में भी दे रखा है, तो आपको ये लिमिट भी ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें क्या बोला हुआ है कि कौन सी कंपनी को ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी? तो एक तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी, और दूसरा ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या फिर से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ या फिर से ज्यादा है, या फिर एग्रीगेट लोन बोरिंग डिबेंचर एंड डिपॉजिट, ये चारों चीजें मिला के 50 करोड़ से ज्यादा है। 50 करोड़ के बराबर नहीं बोला, यहाँ पे क्या बोला? 50 करोड़ से ज्यादा है। अगर इन तीनों में से आप कोई भी कंडीशन मीट कर जाते हो तो उस केस में ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी यहाँ पे ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अब सर नेक्स्ट केस भी आपका चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर में, वहां पे हमने एक देखा था सेक्शन 139, उसमें हमने एक प्रोविजन पढ़ा था
टर्म ऑफ ऑडिटर का। सर टर्म ऑफ ऑडिटर क्या होता है? कूलिंग पीरियड के रिलेटेड। अगर आपको याद हो तो अगर कोई इंडिविजुअल ऑडिटर है तो वो मैक्सिमम 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए ही ऑडिटर बन के रह सकता है कंपनी में, और अगर वो ऑडिट फर्म है तो मैक्सिमम 2 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए ही यहाँ पे ऑडिटर बन के रह सकता है किसी कंपनी में। बट सर क्या है हर कंपनी के ऊपर अप्लाई करता है क्या? यानी उसके बाद के 5 साल का कूलिंग पीरियड हर कंपनी को यहाँ पे करना पड़ेगा क्या? तो मैं बोला नहीं, हर कंपनी के ऊपर टर्म ऑफ ऑडिटर की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं करती, हर कंपनी के ऊपर कूलिंग पीरियड की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं करती। किसके ऊपर अप्लाई करती है? केवल और केवल लिस्टेड कंपनी के ऊपर, या फिर कोई ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ एफ से ज्यादा है, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ एफ से ज्यादा है, या फिर कोई भी कंपनी, भले ही वो पब्लिक कंपनी हो, भले ही वो प्राइवेट कंपनी हो, भले ही वो लिस्टेड हो, भले ही वो अनलिस्टेड हो, ऐसी कंपनी जिसकी पब्लिक बोरोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक से या फिर पब्लिक डिपॉजिट अगर 50 करोड़ एफ से ज्यादा है, तो उस कंपनी के ऊपर यहाँ पे कूलिंग पीरियड टर्म ऑफ ऑडिटर वाले रिक्वायरमेंट्स जो है वो अप्लाई कर जाएंगे। उसको यहाँ पे 2 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर या फिर 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर ही वो ऑडिटर रह पाएगा, उससे ज्यादा वो ऑडिटर नहीं रख पाएंगे अपनी कंपनी में। कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी या फिर ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है, या फिर कोई भी कंपनी जिसकी पब्लिक बोरोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक से या फिर पब्लिक डिपॉजिट अगर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में उस कंपनी के ऊपर टर्म ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस अप्लाई कर जाएंगे। बट अगर वो कंपनी ओपीसी या फिर स्मॉल कंपनी है तो वो एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? भले ही ऊपर वाली कंडीशंस में ओपीसी या फिर स्मॉल कंपनी फॉल भी कर जाए ना, तो भी उसके ऊपर टर्म ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है। अब सर लास्ट केस कौन सा है? तो लास्ट केस है आपके चैप्टर नंबर 10 ऑडिटर एंड ऑडिटर्स के सेक्शन 148 का। सेक्शन 148 में हमने एक केस देखा था कि कौन सी कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ में कॉस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बोला हुआ अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि किसी ऐसे गुड्स या फिर सर्विसेज में एंगेज्ड है जो कि टेबल ए या फिर बी में स्पेसिफाइड है, और उन टेबल ए या फिर बी वाले गुड्स और सर्विसेज को या फिर उसके अलावा जितने भी गुड्स या फिर सर्विसेज है, सारे गुड्स या फिर सर्विसेज को मिला के अगर उस कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर उसके सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज 35 करोड़ से ज्यादा रहा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में उस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। वापस यहाँ पे क्या बोला है? अगर कोई कंपनी है जो कि एंगेज्ड है किसी ऐसे गुड्स या फिर सर्विसेज में जो कि स्पेसिफाइड है टेबल ए या फिर बी में, और वो जो कंपनी है उसके पास में वो टेबल ए या फिर बी वाले गुड्स या सर्विसेज तो नहीं, साथ में अगर कोई और गुड्स या सर्विसेज भी है ना, तो उन सारे गुड्स या फिर सर्विसेज का टर्नओवर मिला के अगर उस कंपनी का इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 35 करोड़ या फिर से ज्यादा का टर्नओवर रहा है, तो उस केस में उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में कॉस्ट रिकॉर्ड्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। भले ही वो कंपनी फॉरेन कंपनी हो जिसका केवल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, तो भी उसके ऊपर एक कॉस्ट रिकॉर्ड्स वाली रिक्वायरमेंट अप्लाई कर जाएगी। यहाँ पे हमने सारे के सारे जो भी एप्लीकेबिलिटी लिमिट वाले जितने भी प्रोविजंस थे सारे प्रोविजंस कवर कर लिए। अब आपसे एक ही यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि आप ये पीडीएफ को मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे, इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखोगे, ताकि आपके जो लिमिट्स वाले जितनी भी चीज़ है वो सारी क्लियर हो जाए, आप कॉन्फिडेंट रहो, आप इसमें एटलीस्ट मार्क्स लूज ना करो। अब आपका इस वीडियो को लेकर जैसा भी रिव्यू है, आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। और साथ में अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और जल्द ही इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो जो पार्ट्स हैं वो आप मिस ना कर जाओ। तो थैंक यू सो मच एंड राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड ऑल द वेरी बेस्ट।